एक छोटा सा गांव था जहां गरीबी तो थी पर सुकून भी था। वहीं रहता था रघु। बचपन में ही उसके सिर से माँ बाप का साया उठ गया था और सहारा देने वाला भी कोई न था। एक पुरानी झोपड़ी और उसकी मेहनत, बस यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन गांव के बड़े ठाकुर हरिवंश राय जी ने उसका भोलापन देखकर उसे अपने घर में पनाह दी। समय बीतता गया और रघु बड़ा हो गया था। ठाकुर हरिवंश रघु को अपने बेटे की तरह ही मानते थे, इसलिए रघु भी उनके घर पर काम करता था। रघु इतना भोला था कि ठाकुर हरिवंश को उसकी चिंता होती थी। एक दिन उन्होंने रघु से कहा, रघु बेटा, अब रुक जा, कितनी मेहनत करेगा। देख मेरी उम्र अब ढल रही है, कब आंखें मूंद लूं पता नहीं। मैं चाहता हूं तेरे सिर पर भी किसी का हाथ हो। मालिक, ऐसी बातें मत कीजिए। आप हैं तो मैं हूं। मेरे लिए तो आप ही मां हैं और आप ही बाप हैं। अरे पागल, मैं तेरी शादी धूमधाम से करवाना चाहता हूं। एक घरवाली आएगी तो तेरा घर बस जाएगा, खाने पीने का ठिकाना होगा। मेरी नजर में तेरे लायक एक भोली भाली लड़की है जिसका नाम भावना है। तू भोले तो बात चलाऊं। मालिक, आपका हर फैसला मेरे लिए सर आंखों पर है। आप जो कहेंगे वही सही होगा। दूर खड़ा ठाकुर हरिवंश का बेटा ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही रघु वहां से गया, आदित्य अपने पिता ठाकुर हरिवंश के पास गया और बोला, ये क्या तमाशा है पिताजी? एक नौकर की शादी का खर्चा आप उठाएंगे? आप पागल तो नहीं हो गए? कभी देखा आपने किसी मालिक को अपने नौकर की शादी कराते हुए? ऐसा क्या जादू कर दिया है उस रघु ने आप पर? ऐसे तो आप सारी जायदाद उस पर लुटा देंगे। आदित्य, वो नौकर नहीं है, इस घर का सदस्य है। मेरी मर्जी होगी तो मैं अपना सारा धन उस पर लुटा दूंगा। इसमें तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं, समझे? और तुझे याद नहीं, जब मैं मौत के करीब था और तू नशे में धुत रहता था, तब इसी रघु ने दिन रात मेरी सेवा की थी। सेवा नहीं, वो लालच था। ये सब गरीब एक जैसे होते हैं। भोली शक्ल बनाकर आपका विश्वास जीत रहा है ताकि एक दिन सब हड़प ले। आप सठिया गए हैं। आपको पता ही नहीं अपना कौन है और पराया कौन। बस, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कौन अपना है। आज से इस बारे में एक लफ्ज मत बोलना। इतना सुनते ही गुस्से में आदित्य वहां से चला जाता है। और कुछ ही दिनों में रघु की शादी भी हो जाती है। और शादी के कुछ दिन बाद रघु उसकी बीवी से बात करते हुए कहता है, भावना, एक बार ठाकुर जी ने मुझे कहा था, तेरी घरवाली आएगी तो तेरा घर बस जाएगा, खाने पीने का ठिकाना होगा। और आज मेरा आधा काम तो तुम ही कर लेती हो और सच में मेरी जिंदगी सुकून भरी हो गई है। ठाकुर साहब ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। कभी उनके सम्मान में कोई कमी मत आने देना। वो मेरे लिए इंसान नहीं, भगवान है। आप चिंता मत कीजिए, उनका एहसान हम सारी जिंदगी नहीं चुका पाएंगे। वो बहुत नेक दिल इंसान है। एक दिन जब आदित्य का दोस्त शामू जुआ खेलने के लिए जा रहा होता है, तब आदित्य चिल्लाते हुए, अरे शामू, कहां जा रहे हो? पत्ते खेलने जा रहा हूं, चलोगे साथ में? मुझे भी आना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं अभी पैसे लेकर आता हूं। ठीक है, जल्दी आना, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं। इतना सुनते ही आदित्य चला गया ठाकुर हरिवंश के पास। वहां जाकर उनसे बोला, पिताजी, मुझे 20,000 रुपए चाहिए। तुम्हें इतने सारे पैसे की क्या जरूरत आ पड़ी? मुझे कुछ पर्सनल काम है, आप बस मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए। मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है। मैं समझ गया, तुम्हें जुआ और नशा करने के लिए पैसे चाहिए। अच्छे काम के लिए पैसे मांगे होते तो मैं तुम्हें दे भी देता, लेकिन इस काम के लिए तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है।
उस 2 टके के नौकर की शादी में पैसे उड़ाने के लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन मुझे देने के लिए नहीं। मेरा जहां मन करेगा मैं वहां खर्च करूंगा। आखिर मैं इस संपत्ति का मैंने मालिक बहुत हूं। मेहनत से ये संपत्ति इकट्ठा की है। मैं इसे तुम्हारे जुए और नशे में उड़ाने के लिए नहीं दे सकता। चले जाओ यहां से। आदित्य गुस्से में वहां से चला जाता है और फिर जब शामू आदित्य को निराशा में देखता है तो वो उससे पूछता है, क्या हुआ आदित्य, इतने दुखी क्यों हो? मैंने पिताजी से पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका जिम्मेदार वो नालायक रघु है। इस रघु को यहां से निकालना ही होगा। आज रात मैं पिताजी की तिजोरी से 1 लाख रुपए निकालूंगा और उसका इल्जाम इस पर डालूंगा। फिर देखते हैं कैसे ये रघु का बच्चा बचता है। पिताजी, पिताजी जल्दी यहां आइए, देखिए तिजोरी खुली पड़ी है, 1 लाख रुपए भी गायब हैं। मैंने कहा था ना, किसी पर हद से ज्यादा भरोसा मत कीजिए, लेकिन मेरी एक नहीं मानी। अब देख लो इसका नतीजा। ऐसा नहीं हो सकता। यहां कोई बाहर का आदमी नहीं आया। बाहर का नहीं, अंदर का ही चोर है, रघु। नहीं, रघु ऐसा नहीं कर सकता। वो तो मेरे बेटे जैसा है। उसे पैसे का कोई मोह नहीं है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है, समझे? तभी रघु वहां आ जाता है और पूछता है, क्या हुआ मालिक? आप लोग इतने चिंता में क्यों हैं? क्या कोई अनहोनी हो गई है? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो और फिर पूछ रहे हो क्या हुआ? छोटे ठाकुर, मैं कुछ समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हो? क्या साफ साफ बताओगे? घर में 1 लाख रुपए की चोरी हुई है। सच बता, कहां छुपाए हैं पैसे? मालिक, भगवान की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। मैं चोरी का सोच भी नहीं सकता। बस करो आदित्य, अब बहुत हो चुका। रघु तो भोला भाला है। मुझे रघु पर तुमसे भी ज्यादा भरोसा है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे तो तुम पर शक हो रहा है। मैंने कल तुम्हें पैसे नहीं दिए, कहीं इसलिए तो तुमने चोरी नहीं की? अच्छा, तो आपको मुझसे ज्यादा इस नौकर पे भरोसा है। अगर ऐसा है तो पहले मेरे कमरे की तलाशी लो, फिर इसके घर की लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सभी लोग आदित्य के कमरे की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। देखा पिताजी, मैंने कोई चोरी नहीं की है, लेकिन आपको मेरी बात पर यकीन ही नहीं था। और मैं ऐसा करूंगा भी क्यों? आखिर ये सब मेरा ही तो है। चोरी वो करता है जिसके पास कुछ नहीं होता है। मैं अब भी कह रहा हूं, चोरी रघु ने ही की है। इसके बाद सभी रघु के घर की तलाशी के लिए चल पड़े। कुछ देर तलाशी लेते हुए अचानक आदित्य चौंकते हुए बोलता है, ये देखिए पिताजी, ये पैसे मुझे रघु के बिस्तर के नीचे से मिले हैं। अब आप ही बताइए, कौन है ईमानदार? मालिक, मुझे नहीं पता ये पैसे यहां कैसे आए। किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। मालिक, मेरी तरफ देखिए। बहुत नौटंकी हो गई। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। नहीं, कोई पुलिस नहीं आएगी। रघु, मैंने तुझे बेटा माना था, पर तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। इतना सुनते ही रघु फूट फूट के रोने लगा और वहां से चला गया। रघु और भावना गांव-गांव भटकने लगे। गांव वालों ने उन्हें चोर कहकर ठुकरा दिया। कोई उन्हें काम देने को तैयार नहीं था। दो दिन तक चूल्हा नहीं जला। भूख से बुरा हाल था।
लेकिन रघु को भूख से ज्यादा अपने मालिक के टूटे हुए भरोसे का दर्द था। हे भगवान, ये तूने क्या किया? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? बचपन में मेरे माँ बाप का साया मुझसे छीन लिया और अब ये दिन दिखा रहे हो। इससे तो अच्छा होता कि मुझे मार देते। शांत हो जाइए और ऐसी बात मत कीजिए। आपको कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। यहां दोनों की हालत खराब थी। और फिर अगले दिन रघु फिर काम की तलाश में घर से निकला। इस बार वो सेठ पृथ्वीराज की दुकान पर गया और उसे सारी बात बताई। सेठ को उस पर दया आ गई और उसे काम पर रख लिया, क्योंकि वो पहले से रघु को जानता था। उसे रघु पर विश्वास था कि वो ये चोरी नहीं कर सकता है। और उस दिन से रघु रोज सेठ पृथ्वीराज की दुकान पर मजदूरी करने लगा। वहीं दूसरी तरफ आदित्य अपने दोस्त शामू को हंसते हुए कह रहा था, देखा कैसे निकाल फेंका उस कुत्ते को। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि ये सब मैंने किया है। और अब अगली बारी सेठ पृथ्वीराज की है। मैंने सुना है उसने रघु को मजदूरी पर रखा है। उसके घर से भी गहने चुराकर रघु के यहां रख दूंगा। उसे इतना तड़पाऊंगा कि वो खुद जान दे देगा। ठाकुर हरिवंश जी पीछे खड़े सुन लेते हैं। अपने ही बाप को धोखा दिया, एक निर्दोष की जिंदगी पर बात कर दी। अच्छा हुआ मैंने सब सुन लिया। अब मैं सभी गांव वालों को सच बता दूंगा और तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। आदित्य डरते हुए चुपचाप बातें सुनता रहा। और फिर दूसरे दिन ठाकुर हरिवंश राय ने पंचायत बुलाई और सबके सामने कहा, आज मैं सबके सामने अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। रघु चोर नहीं है, असली चोर मेरा बेटा आदित्य है। इसने रघु को फंसाने के लिए यह सब किया था। मैं आप सभी गांव वालों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी इस गलती के लिए मुझे आप सभी माफ करें। उसी वक्त वहां पुलिस आ जाती है और आदित्य को पकड़कर ले जाती है। और ठाकुर हरिवंश रघु के पास जाकर कहने लगे, बेटा मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत नाइंसाफी की। इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं अपनी 10 एकड़ जमीन तेरे नाम करता हूं। आज से तू नौकर नहीं, इस जमीन का मालिक है। नहीं मालिक, मुझे जायदाद नहीं, बस आपका वही पुराना विश्वास चाहिए। सच्चाई थोड़ी देर से ही सही मगर सामने जरूर आती है। रघु की वफादारी ने आज उसे एक नया जीवन दे दिया था।